अस्सलाम वालेकुम। फ़िलासफ़ी में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो एक थिंकर फ़िलासफ़र जिसका नाम जीन जैक्स रूसो है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसका थोड़ा सा लाइफ स्पैन जो है, उसकी ज़िंदगी किस तरह से गुजरी, उसके बाद उसकी फ़िलासफ़िकल आइडियाज़ जो हैं हम उनको डिस्कस करेंगे इन डिटेल। ये एक फ्रेंच फ़िलासफ़र था जो 1712 में जेनेवा में पैदा हुआ था, और इसकी जो मदर थी वो इसकी ज़िंदगी के अर्ली स्टेजेस में ही उसकी डेथ हो गई थी। और इसका फादर भी बाद में लेटर ऑन एक फ्रेंच कैप्टन के साथ लड़ाई करते हुए पकड़ा गया था, लेकिन बाद में वो वहाँ से रिहा होकर भाग गया था। तो इसकी ब्रॉटअप जो थी वो मेनली इसके अंकल ने की थी। अर्ली स्टेजेस में लाइफ के इसने ग्रीक और रोमन लिटरेचर की स्टडी की थी, लेकिन बाद में एक कैथोलिक स्कूल में जाने के बाद इसने एरिस्टोटल के बारे में पढ़ा, लैटिन लैंग्वेज के साथ फेमिलियरिटी गेन की इसने, और ड्रामेटिक आर्ट्स के बारे में इसने काफ़ी कुछ सीखा। 1742 में ये पेरिस इस इंटेंशन से मूव कर गया कि वहाँ पे जाके ये म्यूज़िशियन बने, एक कंपोज़र बने। इसने अपनी ज़िंदगी में कुछ बुक्स ऐसी लिखी थी जो रिलीजन के ऊपर डायरेक्ट क्रिटिसिज्म करती थी, जिसकी वजह से इसकी उन बुक्स को ना सिर्फ क्रिटिसाइज़ किया गया डिफरेंट राइटर्स की तरफ से, रिलीजियस स्कॉलर्स की तरफ से, चर्च की तरफ से, बल्कि उन्हें फ्रांस में और जिनेवा में बैन भी किया गया था। जुलाई 2, 1778 में वॉक करते हुए इसको हैमरेज की वजह से इसकी डेथ हुई थी, और इसका लाइफ स्पैन जो है वो 1712 से लेके 1778 तक है। इसके बाद हम ये देखेंगे कि कौन कौन से लोगों ने, कौन कौन से फ़िलासफ़र्स और थिंकर्स थे जिन्होंने इसके ऊपर इन्फ्लुएंस किया था, इसकी टीचिंग्स को उन्होंने इन्फ्लुएंस किया था, और देन फर्दर ऑन इसने कौन से थिंकर्स या फ़िलासफ़र्स को इन्फ्लुएंस किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल जिन फ़िलासफ़र्स या थिंकर्स को इसने, उनसे इंस्पायर होकर इसने अपनी फ़िलासफ़ीज़ प्रेजेंट की थी, उन चंद लोगों के नाम मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। एरिस्टोटल, प्लेटो, सोक्रेटिस, मैकियावेली, थॉमस हॉब्स और जॉन लॉक, ये चंद ऐसे फ़िलासफ़र्स और थिंकर्स हैं जिन्होंने इसको इन्फ्लुएंस किया था, इसकी टीचिंग्स को, इसकी फ़िलासफ़ीज़ को इन्फ्लुएंस किया था। अब उन लोगों को देख लेते हैं जिनको रूसो ने इन्फ्लुएंस किया था, रूसो ने उनकी थिंकिंग्स को या उनकी फ़िलासफ़ीज़ को इन्फ्लुएंस किया था। कार्ल मार्क्स का नाम उसमें आ जाता है, फ्रॉइड का नाम आ जाता है, डेरिडा का नाम आ जाता है, चार्ल्स डार्विन का नाम आ जाता है। ये चंद ऐसे लोग हैं जिनकी टीचिंग्स को इसने, जिसके ऊपर इसने असर छोड़ा था। इसके अलावा रूसो का जो इन्फ्लुएंस था वो सिर्फ लोगों की हद तक महदूद नहीं था, बल्कि इसकी टीचिंग्स ने अमेरिकन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन जैसे बहुत बड़े बड़े रेवोल्यूशंस के ऊपर भी अपने असरात छोड़े थे। और इसको एज ऑफ एनलाइटनमेंट, 18th सेंचुरी में जो एनलाइटनमेंट का इरा था, उसमें इसको एक बहुत बड़े थिंकर के तौर पे माना जाता है। अब हम रूसो के बेसिक आइडियाज़ को डिस्कस करेंगे। इसने जो सबसे बड़ा और फंडामेंटल डिफरेंस देखा था, डिवाइड देखी थी, वो सोसाइटी और नेचर के बीच में देखी थी। रूसो के ख्याल में मैन इज़ एट इज़ बेस्ट व्हेन ही फॉलोज द लॉज ऑफ नेचर, व्हेन ही इज़ इन द स्टेट ऑफ नेचर। जब एक इंसान अपनी लॉ से, नेचर के लॉ से बाहर जाता है, स्टेट ऑफ नेचर से बाहर जाता है, तो एक इंसान करप्ट हो जाता है। लेकिन इसका ये भी मानना है कि इसके साथ साथ एक इंसान को करप्ट कर दिया है एक सोसाइटी की फेकनेस ने, और सोसाइटी में जो इवल्स पाए जाते हैं उनकी वजह से इंसान करप्शन का शिकार हो गया। इंसान नेचर से बाहर निकल के, नेचर के लॉ से बाहर निकल के इवल्स की तरफ ज़्यादा बढ़ना शुरू कर दिया, उसने फेकनेस की तरफ उसका ज़्यादा ध्यान जाता है। 1750 में रूसो का एक वर्क पब्लिश हुआ था, डिस्कोर्स ऑन द आर्ट्स एंड साइंसेस, जिसमें वो इस बात पे आर्ग्यू करता है कि एक इंसान की ज़रूरियात में आर्ट्स और साइंस नहीं आती, ना ही ये इंसान की शुरू से ज़रूरियात थी, बल्कि ये इंसान के प्राइड का नतीजा है, इंसान के ज़्यादा से ज़्यादा गेन करने का नतीजा है, जो कि इंसान एवल सोसाइटी में आने के बाद या नेचर से बाहर जाने के बाद जिस चीज़ का इंसान को आइडिया हुआ कि उसे चाहिए, उसमें साइंसेस और आर्ट्स आ जाती हैं। ये इंसान की ज़रूरियात में नहीं आती, बल्कि ये उन एवल्स में से हैं जो इंसान को लॉज ऑफ नेचर के बाहर जाने से मिली, या इंसान को इन चीज़ों का आइडिया हुआ। फर्दर ऑन ही एडेड कि एक ह्यूमन बीइंग ने, एक सोसाइटी ने अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा आइडल रखने के लिए, फारिग रखने के लिए या लग्जरीज प्रोवाइड करने के लिए
जिन जिन एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्वमेंट शो की, उन एक्टिविटीज़ ने एक इंसान को करप्ट किया, एक सोसाइटी को करप्ट किया। फॉर एग्ज़ाम्पल, ह्यूमन बींग्स ने लेबर वर्क को छोड़ के इंडस्ट्रीज़ कायम की या इस तरह फर्दर डेवलपमेंट्स की, खुद हाथ से काम करने की बजाय इन चीज़ों की प्रेफरेंस थी और खुद ज़्यादा टाइम फ्री बैठ के गुजारना प्रेफर किया। इन सारी चीज़ों ने इंसान को करप्ट बना दिया। इंसान को कम वक्त में ज़्यादा पैसा कमाने के लिए, उस तरफ लेके जाने के लिए इंसान को ज़्यादा जब सहूलियात मुयसर आने लगी तो इंसान ज़्यादा से ज़्यादा करप्ट होता गया, कम टाइम में ज़्यादा पैसा कमाने के हिसाब से या सोसाइटी में अपनी कॉन्ट्रीब्यूशंस कम करने के हिसाब से। डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स इसमें आ जाते हैं। फिर ये ह्यूमन बींग्स को इस बात पे भी क्रिटिसाइज़ करता है कि उन्होंने इंडिविजुअल लिबर्टी छोड़ दी। इंडिविजुअल लिबर्टी छोड़ के गवर्नमेंट्स को ज़्यादा पावर्स दे दी, जिससे एक इंसान के अपने जो राइट्स थे वो कम से कम होते गए। गवर्नमेंट्स के पास ज़्यादा पावर्स आई, उन्होंने अपने तरीके से लोगों को इस्तेमाल किया, अपने तरीके से पावर्स को इस्तेमाल किया। एक इंडिविजुअल के पास जो राइट्स थे वो मिनिमाइज़ हो गए। एक इंडिविजुअल के पास जो काम करने की लिबर्टी थी, फ्रीडम थी, वो कहीं ना कहीं अंडरमाइन हो गई सारा, उसमें गवर्नमेंट्स को ज़्यादा पावर्स देने के मामले में आके। इस बात के ऊपर भी ये क्रिटिसिज्म करता है ह्यूमन बींग्स के ऊपर। 1755 में रूसो ने एक अपना वर्क पब्लिश किया था, डिस्कोर्स ऑन इनइक्वालिटी, जिसमें इसने ट्रैक किया था ह्यूमन बींग्स की प्रोग्रेस और डीजनरेशन को, फ्रॉम द प्रिमिटिव स्टेट ऑफ नेचर जो ओल्ड टाइम्स थे टू द मॉडर्न सोसाइटी, जिसमें इसने ह्यूमन बींग्स की जो तन्हाई वाली ज़िंदगी थी, जहाँ पे हर इंसान अपने हिसाब से रहता था, अपने अकॉर्डिंगली अपनी ज़िंदगी बसर करता था, उसको कंपेयर किया जब एक इंसान ने दूसरे इंसान की हेल्प लेके सोसाइटी में रहना शुरू किया, ज़्यादा करीब आने लगे इंसान। और ह्यूमन बींग्स का माइंडसेट जिस तरह से चेंज हुआ, ह्यूमन बींग्स की साइकोलॉजिकल जो डेवलपमेंट थी, साइकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन जो थी, उसको इसने डिस्कस किया। इन चीज़ों को इसने ट्रैक किया कि एक इंसान जब अकेले रहता था तो उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या थी, उसके ज़िंदगी गुजारने का लाइफ तरीका क्या था। जब इंसान दूसरे इंसानों के करीब आया और उसने उनके साथ मिल के रहना शुरू किया, उन्होंने अपनी ज़रूरियात किस तरह से शेयर की। एक इंसान अगर अकेले काम करता था पहले, तो जब उसने दूसरे इंसानों के साथ मिलकर काम करना शुरू किया तो उसमें कहीं ना कहीं हर इंसान को रिलैक्सेशन मिल गई। ये साइकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन आती गई। एक सोसाइटी गोल्डन एरा की तरफ तो आई, गोल्डन स्टेज की तरफ तो आई, लेकिन इन सारी चीज़ों ने इंसान को ना सिर्फ ज़्यादा फ्री टाइम्स दिए, ज़्यादा करप्शन की तरफ लेके सोसाइटी को गई ये सारी चीज़ें, बल्कि इस सब से सोसाइटी में इनइक्वालिटी भी आई। सब अपना अपना काम करते थे तो एवरीथिंग वाज इक्वल, लेकिन जब क्लोजनेस आई तो कुछ लोग ज़्यादा काम करते थे, कुछ लोगों को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिली, कुछ को नहीं मिली, कुछ को अच्छी एजुकेशन मिली, कुछ को नहीं मिली। इन सारी चीज़ों ने इन्फ्लुएंस किया और इनइक्वालिटी की तरफ ये सारी चीज़ें एक सोसाइटी को लेके गई। इसके ख्याल में जो फर्स्ट स्टेट थी वो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर उसने वजूद पाया था। एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट उस स्टेट की वजह बना था, लेकिन उस सोशल कॉन्ट्रैक्ट में इसके ख्याल में कई सारे फ्लॉज थे, जिनमें से एक फ्लॉ इनइक्वालिटी भी था, लग्जरी भी था, फर्दर ऑन करप्शन भी थी। ये सारी चीज़ें फ्लॉज में आ जाती हैं जो कि एक सोसाइटी के सोशल कॉन्ट्रैक्ट के वजूद में आने के बाद हमने देखी। इसके बाद इसने एक अपना सोशल कॉन्ट्रैक्ट प्रेजेंट किया था। 1762 में इसका एक वर्क पब्लिश हुआ था, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें इसने सोशल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर अपने कॉन्सेप्ट को प्रेजेंट किया था, अपने आइडियाज़ इसने सामने रखे थे। इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट में रूसो ये कहता है कि जो प्रिमिटिव सोसाइटी थी वो विदाउट लॉज और मॉरल्स थी, जिसको ह्यूमन बीइंग्स ने इंटेंशनली छोड़ा था फॉर द सेक ऑफ कॉपरेशन, ताकि कॉपरेशन होगी, हमारा बर्डन कम होगा, इंडिविजुअल्स का बर्डन कम होगा, विदाउट रियलाइजिंग कि इसके फर्दर इफ़ेक्ट्स क्या सामने आएंगे, इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या सामने आएंगे। इन सारी बातों से कतई नज़र सिर्फ कॉपरेशन को सामने रखते हुए ह्यूमन बीइंग्स ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट को शेप अप किया था। मैनकाइंड ने अपने सोशल और इसके अलावा जितने भी राइट्स थे उन सारे राइट्स को अबेंडन किया था इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट की सूरत में, इस कॉपरेशन को सामने रखने के बाद, कॉपरेशन की मजबूरी में आके। इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट में इसने इस बात को अपोज किया था कि एक सोसाइटी को, मैनकाइंड को, एक किसी भी कंट्री को एक्सरसाइज करने के लिए अपनी सोवरेनिटी,
एक इंसान या एक सोसाइटी को अपनी सोवरेनिटी एक्सरसाइज करने के लिए किसी रिप्रेजेंटेटिव असेंबली की ज़रूरत होनी चाहिए। इस आइडिया को इसने अपोज किया था। इसका ख्याल ये था कि लॉज जो हैं वो डायरेक्टली बनने चाहिए, ना कि एक रिप्रेजेंटेटिव असेंबली बनाए। हर इंसान अपना अपना कंट्रीब्यूशन दे लॉज बनाने में, ना कि वो चंद लोगों को इलेक्ट करके असेंबली में लेके जाए जो कि बाकी चंद लोग बैठ के बाकी सारी सोसाइटी के लिए लॉज बनाएं। इसका ख्याल था कि ये चीज़ गलत है। हर इंसान को डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए लॉ मेकिंग में। इससे एक सोसाइटी ज़्यादा बेटर हो सकती है। इसमें हर इंसान के जो राइट्स हैं, इंडिविजुअल राइट्स हैं या एज अ होल जो सबके राइट्स आते हैं, वो ज़्यादा सिक्योर हो सकते हैं अगर हर इंसान को डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट दी जाए इन द लॉ मेकिंग प्रोसेस। ये उन चंद पहले राइटर्स में से, थिंकर्स में से था जिन्होंने प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो क्लेम था उसके ऊपर क्रिटिसाइज़ किया था, जिसको फर्दर कार्ल मार्क्स भी जिसको क्रिटिसाइज़ करता है। इसके ख्याल में प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। एक सोसाइटी का पूरा राइट होना चाहिए एक प्रॉपर्टी के ऊपर, और वही पूरी सोसाइटी मिल के उस प्रॉपर्टी को, उसके ऊपर राइट अपना एक्सरसाइज करे, अपना क्लेम करे, ना कि चंद लोग बैठ के दूसरों के ऊपर हुक्मरानी करें, क्योंकि ये सारा कुछ इनइक्वालिटी की तरफ लीड करता है। रिलीजियस टीचिंग्स के ये सख्त ख़िलाफ़ था, और इसका ये ख्याल था कि जो जीसस के मानने वाले हैं, क्राइस्ट के मानने वाले हैं, वो कभी भी अच्छे सिटीजन्स नहीं बन सकते, क्योंकि वो सिर्फ लॉ को, रिलीजन को फॉलो करेंगे। जो रिलीजन उन्हें कहेगा वो वही करेंगे, और रिलीजन काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस भी रखता है, जिसकी वजह से वो एक अच्छे शहरी नहीं बन सकते। एजुकेशन के बारे में इसका ये ख्याल था कि एजुकेशन का पर्पस जो है वो राइटियस टीचिंग्स होना चाहिए। द एम ऑफ एजुकेशन शुड बी टू टीच हाउ टू लिव राइटियसली। इसके अलावा ये बुक रीडिंग के उसकी फेवर में नहीं था, इन चीज़ों के भी ये अगेंस्ट था। जहाँ तक नॉलेज गेन करने की बात थी तो उसके बारे में इसकी ये ओपिनियन थी कि अ मैन शुड बी टॉट थ्रू हिज एक्सपीरियंसेस रादर देन बाय लर्निंग फ्रॉम बुक्स, क्योंकि इसके ख्याल में बुक्स के थ्रू आप दूसरों के एक्सपीरियंसेस से लर्न कर सकते हो, और आप खुद एक्सपीरियंस नहीं करोगे जब तक चीज़ों को, तब तक आपको उन चीज़ों के सही या गलत होने का आइडिया नहीं होगा। जहाँ तक वेमन की एजुकेशन की बात है, उसके बारे में इसका ख्याल ये था कि वेमन को ये सिखाना चाहिए कि उन्होंने गवर्न किस तरह से होना है, ना कि ये सिखाना चाहिए कि उन्होंने गवर्न किस तरह से करना है। और उन्हें वेमन को सिर्फ ऐसी एजुकेशन देनी चाहिए जिसमें सिर्फ ऐसी चीज़ें हों कि हाउ दे हैव टू बी गवर्न रादर देन हाउ दे हैव टू गवर्न, क्योंकि उनके पास गवर्न करने का कोई राइट नहीं है, उन्होंने सिर्फ गवर्न होना है और यही उनका पर्पज़ है। और ऐसी ही सिर्फ उनको एजुकेशन देनी चाहिए ताकि वो सोसाइटी में इसके अकॉर्डिंगली कंट्रीब्यूट कर सकें। यहाँ पे हमारा रूसो का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू वेरी मच।